हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल से हमने नई कहानी के ऊपर चर्चा आरंभ की है, जैनेंद्र द्वारा रचित उनकी कहानी पाजेब। कल हमने इस कहानी के कथा सार, कथा वस्तु, सारांश और सार को लेके बात की थी। तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि इस चैनल का जो मेन सोल पर्पस है, जो मेन उद्देश्य है, वो ये है कि जो भी हिंदी रचनाएं हैं उनकी मैं आपको सरल से सरल व्याख्या करवा सकूं। जो भी कविताएं हैं उनकी आपको सप्रसंग व्याख्या समझा सकूं। ठीक है, जो भी आपकी ग्रेजुएशन में लगी हुई है, मास्टर्स में लगी हुई है, और जैसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं मैं उन सब की आपको तैयारी करवा सकूं। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे होते हैं भाषा शैली, मूल संवेदना, कथन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तात्विक समीक्षा, सारांश, भाषा शैली, मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण, ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये क्वेश्चंस मास्टर्स और ग्रेजुएशन में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सरल ढंग से आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको उदाहरण स्वरूप बताने के लिए, समझाने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए इस चैनल के माध्यम से आप सभी से जुड़ी हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको किसी भी कविता की व्याख्या सरल ढंग से समझनी है, अगर आपको ग्रेजुएशन और मास्टर्स या आप हिंदी विषय से किसी भी तरह से आप जुड़े हुए हैं, तो ये चैनल आप सभी के लिए मददगार साबित होगा। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स को। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम जैनेंद्र द्वारा रचित उनकी कहानी पाजेब की मूल संवेदना को लेकर बात करेंगे। जैनेंद्र हिंदी कहानी के मनोवैज्ञानिक कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। जो जैनेंद्र है वो व्यक्ति के जो अवचेतन मनोस्थिति के सच को रेखांकित करते हैं और अपनी प्रभावी शिल्प के द्वारा अभिव्यक्त करने में वह सक्षम और कुशल कलाकार जाने जाते हैं। कथा संसार में उन्होंने समाज की अपेक्षा व्यक्ति के संघर्ष, उसकी मानसिक दशा को प्रमुखता दी है। ठीक है, और जैनेंद्र के कहानी के जो पात्र होते हैं वो अपनी जीवन की परिस्थितियों में असंतुष्ट होते हैं। ठीक है, उनके उपन्यास में सामाजिकता की अपेक्षा व्यक्ति की सत्ता को उभारने का प्रयास अधिक है। जो जैनेंद्र के हम उपन्यास भी देखते हैं तो उसमें सामाजिकता की अपेक्षा व्यक्ति की जो सत्ता होती है उसको वो उभारने का प्रयास अधिक करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म नैतिक संघर्ष, जटिल मानसिकता और अंतर्विरोधों का चित्रण जैनेंद्र ने अधिक किया है। जो अंतर्विरोध होते हैं, ठीक है, मानसिकता होती है जटिल, और नैतिक जो संघर्ष होते हैं व्यक्ति के जीवन में, उनको वो ज़्यादा उभारते हैं। पाजेब जो कहानी है एक कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी 1950 में। इस कहानी में बाल मनोवैज्ञानिक के द्वारा बालपन का सूक्ष्म विवेचन किया गया है। ठीक है, तो जो जैनेंद्र है वो एक बाल मनोवैज्ञानिक कार के रूप में भी जाने जाते हैं और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने बाल मनोविज्ञान का ही विवेचन किया है। पाजेब कहानी एक छोटी सी घटना पर आधारित है जिसमें पाजेब के खोने और पाने की स्थितियों के बीच घटनाएं महत्वपूर्ण है। जो पाजेब कहानी है वो अपने आप में बहुत छोटी है। ठीक है, और जब पाजेब खोती है और जब मिल जाती है उसके बीच की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब पाजेब खो जाती है तो बालपन पर एक तरह से जो मनोस्थितियां होती हैं वो हमें पता चलती है कि किस तरीके से जो जो परिस्थितियां होती हैं वो बाल मन पर कैसे एक तरह से प्रभाव डालती हैं। और फिर जब पाजेब मिल जाती है तो जैसे एक सांप सूंघ जाता है। ठीक है, तो जब पाजेब खोने और पाने की स्थितियां के बीच जो घटनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे पर अत्यधिक दबाव की स्थिति में वह टूट जाता है और माता पिता की सोच एक निश्चित सरणी पर ही अग्रसर होती है, जिसमें चोरी होती ही सबसे पहले संदेह नौकर अथवा छोटे बच्चे पर जाता है। तो ये तो हम अपने एक तरह से डेली लाइफ में भी देखते हैं कि घर में अगर कोई चीज़ खो जाती है तो जो माता पिता होते हैं वो सबसे पहले घर के नौकर पर,
ठीक है, घर में जो काम कर रहे हैं, नौकर है, नौकरानी है, या घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे शक करते हैं कि कहीं इसने गलती से ले तो नहीं ली, या कहीं इसने खो तो नहीं दी, या कहीं किसी नौकरानी ने या नौकर ने चोरी तो नहीं कर ली। तो यहाँ पे माता पिता की जो सोच है वो एक निश्चित सरणी पर अग्रसर होती है, जिसमें चोरी होते ही सबसे पहले संदेह नौकर अथवा छोटे बच्चे पर जाता है, अन्य किसी कारण का विचार भी मन में नहीं आता है। तो माता पिता के मन में और कोई विचार ही नहीं आता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जैसे कि अब कहानी में जो पाजेब है वो गलती से बुआ के साथ ही चली जाती है, तो ये चीज़ माता पिता के दिमाग में आती ही नहीं है, तो कि क्या पता बुआ के पास चली गई हो। ये चीज़ वो हमेशा माता पिता के दिमाग में एक निश्चित एक सिचुएशन बनी होती है कि क्या पता घर में एक छोटा बच्चा उसने ले ली हो, या घर में एक बाहर का सदस्य होता है जिसको हम नौकर या नौकरानी कहते हैं, जिसके ऊपर हम इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर हम शक करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस माध्यम से लेखक ने स्वाभाविकता का निर्वाह किया है, क्योंकि यही प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक स्वाभाविकता को दर्शाया है कि जो स्वाभाविक है, जो कॉमन चीज़ है। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया जो माता पिता ने इस कहानी के द्वारा करी गई है कि माता पिता ने सबसे पहले शक नौकर पे किया, ठीक है, श्रीमती जी ने सबसे पहले शक नौकर पे किया, उसके बाद अपने बेटे पर करा जिसका नाम आशुतोष था। तो ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठती है। बुआ द्वारा नन्ही बालिका को उपहार स्वरूप चांदी की पाजेब दिए जाने से कथा का आरंभ होता है। ठीक है, कथा का आरंभ कब होता है? जब जो बुआ है वो एज अ गिफ्ट चांदी की पाजेब नन्ही बालिका जिसका नाम मुन्नी होता है उसको देती है। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है, पैरों में पड़कर वह बड़ी अच्छी मालूम होती है। उसकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब मानो जिसका आकार कुछ नहीं है पर जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल हो जाती है। आस पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी, फिर दूसरे ने पहनी, देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे आस पड़ोस में जब सब पहन रहे होते हैं और मुन्नी के पास पाजेब नहीं होती है, तो जब सब पहन रहे होते हैं, पास पड़ोस के सब लोग पहन रहे होते हैं, तो ऐसे में वो जो बाज़ार में नई पाजेब आई है वो बिना पहने रह पाना बहुत मुश्किल हो गया होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो मुन्नी है वो बाबूजी से कहती है कि हम भी पाजेब पहनेंगे। तो बाबूजी कहते हैं कि कैसी पाजेब? ठीक है, तो यहाँ पे जो बाबूजी है ना वो खुद लेखक है। ठीक है, घर में सिर्फ एक तरह से आप देखिए तो एक लेखक रहता है, उसकी पत्नी श्रीमती रहती है, और उन दोनों के जो बच्चे हैं वो है आशुतोष और मुन्नी, और घर में एक नौकर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाबूजी है वो खुद ब खुद लेखक ही है, जिससे मुन्नी कह रही है कि हम भी पाजेब पहनेंगे। तो लेखक कहता है कि कैसी पाजेब? तो मुन्नी कहती है कि वही जो रुक्मणी भी पहनती है, शीला भी पहनती है। तो लेखक कहता है कि अच्छा। तो वो बोलती है कि मैं तो आज ही मंगा लूँगी। तो जो लेखक है वो कहता है कि अच्छा भाई, आज ही सही। उस वक्त तो मुन्नी जो है वो काम के वजह से बहल जाती है, लेकिन जब दोपहर में मुन्नी की बुआ आती है तब जो मुन्नी है उसको दोबारा याद आ जाता है, और तब वो मानती नहीं है। वो बुआ से कहती है कि मुझे पाजेब चाहिए। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई होती है, गोद में लिया होता है, और कहती है कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के जब इतवार को आऊँगी तब लेती आऊँगी। इतवार को बुआ आती है, पाजेब ले आती है। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ फिरती है। रुक्मणी के पास जाती है और कहती है कि देख रुक्मणी, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाती है। सबने पाजेब पहनी देखकर उसको बहुत प्यार करते हैं, तारीफ करते हैं, और कहते हैं कि सचमुच ये चांदी की सफ़ेद 2-3 कड़ियाँ चारों तरफ से लिपटकर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुंदर लगती है कि बच्ची का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया, एक दृश्य बताया, उससे हम ये कह सकते हैं कि 1950 में ये कहानी किसी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। तो हमें ये
एक तरह से मालूम होता है कि 1950 के दशक में चांदी की पाजेब का घर में आना किसी उत्सव से कम नहीं होता था और उसका खो जाना किसी त्रासदी से कम नहीं होता था। ठीक है, अगर पायल आ रही है घर में तो भी वो एक उत्सव का माहौल बन जाता था, और जब खो जाती है तो कहीं ना कहीं त्रासदी की, यार ये तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। ठीक है, आशुतोष का बालपन अपने ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगने पर आहत है। ठीक है, जो आशुतोष के ऊपर जब एक तरह से चोरी का लगता है इल्ज़ाम, तो वो बहुत इससे आहत हो चुका होता है, उसके बाल मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेखक ने उसके मौन विद्रोह, आक्रामक तेवरों द्वारा बाल मनोस्थिति का सूक्ष्म वर्णन किया है। पात्रों का जो आंतरिक संघर्ष है, ठीक है, मानसिक द्वंद्व है, मनोविश्लेषणात्मक विवेचन पाठकों को झकझोर देता है। जो हम इस कहानी के अंदर मानसिक द्वंद्व देखते हैं, आंतरिक संघर्ष देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से बाल मनोस्थिति आशुतोष के द्वारा दिखाई गई है कि वो एक मौन विद्रोह करता है और उसके जो तेवर होते हैं वो बहुत आक्रामक होते हैं। जैसे कि जब लेखक बार बार उससे बोलता है कि कहीं तुमने तो नहीं ली, तब आशुतोष पहले मौन होता है लेकिन फिर एकदम से चिल्ला के बोलता है कि मैं कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं ली। तो इससे जो पाठक है वो एक मनोविश्लेषणात्मक विवेचन जब हम देखते हैं इस कहानी का, तो पाठकों को वो झकझोर देता है। ठीक है, तो ये कहानी एक तरह से प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जब एक ऐसे ही आरोप लग जाता है या कोई हमारे ऊपर संदेह करने लगता है तो बाल मन पे कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, कैसे वो उसको कचोटती है। तो ये कहानी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कहानी का विकास प्रक्रिया अत्यंत रोचक है। ठीक है, कौतूहलवर्धक एवं और थोड़ा नाटकीय भी है। लेखक स्वाभाविक रूप से कहानी प्रारंभ करके तुरंत ही मुख्य समस्या पर आ जाता है और अंत की ओर आगे बढ़ता है। अंत में हम देखते हैं जो कहानी का जो अंत है वो बहुत प्रभाव उत्पादक है। जब बुआ का दोबारा से आगमन होता है और एकदम से उसको अनायास याद आता है कि जो उसकी टोकरी है उसके अंदर बुआ के साथ ही पाजेब गलती से चली गई थी। तो ये कहानी की एक चरम अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, जब उसको एकदम से ये ज्ञात होता है कि अनायास ही पाजेब बुआ की टोकरी में चली गई थी, तो ये इस टाइम पे जो परिस्थिति होती है वो चरम अभिव्यक्ति की ओर होती है। कहानी में घटनाएं तीव्र गति से घटित होती हैं। संवाद सूक्ष्म मनोभावों को व्यक्त करने में सक्षम, संक्षिप्त और सार्थक है। ज़्यादा बड़े बड़े हमें संवाद देखने को नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे और संक्षिप्त रूप से देखने को मिलते हैं। भाषा हमें सहज और सरल नज़र आती है और स्वाभाविकता का गुण भी नज़र आता है। ठीक है, शैली की सरलता और रोचकता पाठकों की जिज्ञासा को जागृत करती है। उनकी भाषा प्राय लोक व्यवहार की भाषा है। तो इस कहानी में जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो बहुत आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है, लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में प्रयुक्त जो विचार है वो छोटे हैं पर प्रभावपूर्ण है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो कहानी है पाजेब वो एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और जिस घटना पर ये कहानी आधारित है वो एक मध्यवर्गीय परिवार में होने वाली घटना है। ठीक है, जिसमें बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। बाल मन पर किस तरह प्रभाव पड़ता है ये कहानी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी की जो मूल संवेदना है, जो मूल रूप से इस कहानी को जिस घटना के द्वारा बुना गया है, आपको वो चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, कि ये जो कहानी है वो एक मध्य वर्गीय परिवार पर आधारित है। ठीक है, और स्वाभाविकता पर आधारित है कि स्वाभाविक रूप से हम जो सोचते हैं वही लेखक ने इस कहानी के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। क्यों हम स्वाभाविक रूप से यही सोचते हैं कि जब भी कोई घर में चीज़ खो जाती है तो हम सबसे पहले नौकर पर या किसी छोटे बच्चे पर ही शक करते हैं और इस वजह से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है वो नकारात्मक हो जाता है और उसको ये लगता है कि वह अब नजरें भी नहीं मिला सकता है।
ठीक है। आशुतोष ने चोरी नहीं की होती है, लेकिन वह फिर भी अपने पिता से, जो कि स्वयं खुद लेखक है, ठीक है, वो उससे नज़रें नहीं मिला पाता है। घर में जब चोरी होती है तो हमारे मन में ये और कोई अन्य विचार आता ही नहीं है। सबसे पहले स्वाभाविक रूप से हमारे मन में यही विचार आता है कि घर में अगर कोई नौकर है, नौकरानी है, या घर में कोई छोटा बच्चा है तो गलती से शायद उसने ले ली हो। इसके अलावा अन्य विचार हमारे मन में आता ही नहीं है। और जब हम उनसे पूछने जाते हैं तो और वो मना करते हैं कि हमने नहीं ली है, लेकिन सामने वाले के दिमाग में क्या मनोस्थितियाँ चल रही हैं, एक बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा पाते हैं। और जब वो मना कर रहा था आशुतोष कि मैंने नहीं ली है, वो आक्रामक तेवरों के साथ मना कर रहा था कि मैंने नहीं ली है, उस टाइम पर भी उसके बाल मन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा था। लेकिन फिर भी माता पिता उसके ऊपर ही शक करते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। और तभी जो लेखक है वो उससे कहता है कि तुम घबराओ मत, ठीक है, सच हो तो बता दो, तुम सच बोलोगे तो हम तुम्हें इनाम देंगे, वगैरह वगैरह। और ये सब हम अपने आसपास के समाज में भी देखते हैं। तो ये जो कहानी है वो आज के समय से प्रासंगिक भी है, यथार्थ के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमें ये कहानी बेस्ड दिखती है, ठीक है। और इस कहानी में जो बोलचाल की भाषा प्रयोग की गई है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।